Welcome back everyone and good morning to all of you friends. Now in the previous lecture we already started the determinants of this supply, and mainly there are two determinants. The first one, that is the price, and the second one, that is the other than price. And this chapter may be also like a chapter number 3, that is the demand, and the chapter that is the demand and supply. And first of all friend, please come on page number 36 on your textbooks, and please see the question, that is the factor affecting to supply, and the other name, that is the determinants of supply. And the factor affecting supplier grouped under two categories, that is the first one, the price, and the other one, that is the other than price. Then please friend, come on page number 36. Okay, factor affecting supply, that is the determinants of supply, and two categories, that is the price, and the second one, that is the other than price. The supply of commodities affected by the following factor and the price of the product, and the first and mainly first, that is the price, is we already completed in our previous session. But now we revise the price, that is the how to price affect on supply and demand. मैं फ्रेंड आपको यहाँ पे एक ब्लैंक पेज के अंदर वो समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पे बुक्स में कुछ पता चलने वाला ऐसे भी है नहीं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि प्राइस जो फैक्टर है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है डिमांड के ऊपर एंड सप्लाई के ऊपर। तो हमने देखा था कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज, वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। एंड जो डिमांड की डिमांड क्या हो सकती है, डिक्रीज, यानी हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन। एंड अगर समझो कि प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई भी डिक्रीज, लेकिन डिमांड हम बोल सकते हैं कि एक्सपांड होगी। तो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप के बारे में बात की थी, डिस्कशन किया था कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप, जो हमने लास्ट लेक्चर में फ्रेंड कंप्लीट कर दिया था। एंड इस लेक्चर की हम बात करें तो आज हम अदर देन प्राइस के जो भी फैक्टर है, दैट इज़ द मेनली फॉर फैक्टर। द फर्स्ट वन, दैट इज़ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड वन, दैट इज़ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, एंड द लास्ट वन, दैट इज़ द अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि अदर फैक्टर में जो फर्स्ट वन है, दैट इज़ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या तो हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो फर्स्ट वन था वो प्रोडक्ट की प्राइस थी, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस हम बोल रहे दैट इज़ द फैक्टर, कि जो चार फैक्टर है हमारे पास। हमें पता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनियर। तो उनकी अगर कॉस्ट समझो कि इंक्रीज हो रही है, एंड जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट रहती है। ध्यान से यहाँ पे फ्रेंड सुनना कि अगर समझो कि प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो प्राइस अगर इंक्रीज, लेकिन जो प्रोडक्शन की जो प्राइस है वो अगर कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सप्लाई डिक्रीज हो सकता है। हम यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे, जो आपकी बुक्स में है वही पेज नंबर 36 के ऊपर। या तो फ्रेंड आप अपने मोबाइल के अंदर डिस्प्ले के ऊपर अभी देख सकते हो कि प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन की प्राइस की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो मेनली फर्स्ट फैक्टर था उनके अंदर ही हमने प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में डिस्कशन कर लिया था, लेकिन जो अदर देन प्राइस की बात करें तो वहाँ पे जो फैक्टर है प्रोडक्शन के, उनकी प्राइस के बारे में हम बात करें। दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फैक्टर का हम यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, उस फैक्टर की प्राइस में अगर समझो कि कोई चेंज हो रहा है तो उनकी बात यहाँ पे हो रही है। सप्लाई इज अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि सप्लाई अफेक्ट हो सकता है कब, अगर समझो कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसमें अगर कोई भी चेंज आ रहा है, तो चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। व्हेन रेंट पेड टू द ओनर ऑफ लैंड, हमें पता है कि जो लैंड होती है, जो फैक्टर प्रोडक्शन, वहाँ पे हम रेंट पे करते हैं।
वेजिस पेड टू लेबरर, यानी कि लेबरर को हम वेजिस पेड करते हैं। अगर समझो कि यहाँ पे दो एग्जांपल दिया कि लैंड एंड लेबरर, तो लेबरर को हम वेजिस पे करते हैं एंड जो लैंड है वहाँ पे रेंट। तो अगर वो दोनों डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वेजिस एंड जो हम रेंट पेड कर रहे हैं वो दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या तो जो कॉस्ट है प्रोडक्शन के फैक्टर की, वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्रीज, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, यानी कि अगर रेंट डिक्रीज हो रहा है, वेजिस जो हम पेड कर रहे हो डिक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, यानी कि समझो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट इंक्रीज, प्राइस रिमेन अनचेंज। यानी कि फ्रेंड, हम आपको एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि समझो कि हम मार्कर का एग्जांपल ले रहे हैं। हम जो वाइट बोर्ड के ऊपर यूज़ करते हैं मार्कर, समझो कि इनकी जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है और कॉस्ट 8 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट हमें 2 रुपीज़ मिल रहा है। लेकिन समझो कि जो लैंड का हम जो रेंट पे कर रहे थे या तो जो वेजिस पे कर रहे थे वो डिक्रीज़ हुआ। तो उससे क्या हुआ कि जो हमें 8 रुपीज़ की जो कॉस्ट हो रही थी अब हमें हो गई 6 रुपीज़ में मिल रही है, वो कॉस्ट उनकी हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, यानी कि जब पहले 8 रुपीज़ थी अब वो कॉस्ट कितने रुपीज़ हो गई, 6, यानी कि डिक्रीज हुआ। एंड प्रॉफिट इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज होगा क्योंकि पहले 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, अब 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? इफ प्राइस रिमेन अनचेंज, अगर प्राइस अनचेंज रहती है तो यानी कि 10 रुपीज़ जो प्राइस है वही यहाँ पे रहेगी। तो आप देख सकते हो कि 10 रुपीज़ प्राइस, 10 रुपीज़ प्राइस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जो कॉस्ट पहले 8 रुपीज़ आ रही थी अब वो डिक्रीज होकर हो गई 6 रुपीज़। तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज हो सकता है। हैंस द सेलर विलिंग टू सेल ग्रेटर अमाउंट, तो यहाँ पे सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो सेलर की विलिंगनेस क्या होगी कि वो ज़्यादा अमाउंट में सेलिंग करे। एंड हैंस सप्लाई एक्सपांड व्हेन प्राइसिस इज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स, यानी कि अगर सप्लाई क्या हो सकता है, एक्सपांड व्हेन प्राइस अनचेंज, यानी प्राइस में कोई चेंज बोल सकते, सॉरी, व्हेन प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन फॉल, यानी कि सप्लाई एक्सपांड तब होगा जब प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉल, यानी जो भी चार फैक्टर उनकी अगर कॉस्ट या तो उनकी प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो यहाँ पे सप्लाई एक्सपांड हो सकता है। वाइल इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट प्राइस है अगर वो राइज इंक्रीज हो रही है तो वाइज वर्जा हैपन्स, यानी कि हमारा जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो सकता है। एंड दैट इज सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज, या तो कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो फर्स्ट अदर देन प्राइस के अंदर जो फैक्टर खाते हैं इट इज़ द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी प्रॉफिट है वो डिक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी जो सप्लाई, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि डिक्रीज। लेकिन अगर समझो कि प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सेकंड जो यहाँ पे फ्रेंड IMP एंड इजी भी है, यहाँ पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो सेकंड फैक्टर है। वेन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस, यानी कि समझो कि टेक्नोलॉजी एडवांस में है तो उससे क्या होगा कि आप अपना टाइम और एफर्ट्स दोनों को बचा सकते हैं। टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव्ड, यानी कि आप अपना जो भी टाइम एंड एफर्ट्स लगा रहे हो उनको आप सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। हैंस ग्रेटर अमाउंट्स एंड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस विद द सेम और लोअर कॉस्ट। अगर समझो कि फ्रेंड टेक्नोलॉजी एडवांस है तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा अमाउंट के अंदर और बेटर क्वालिटी गुड्स आप प्रोडक्शन कर सकते हो। वही कॉस्ट या तो उससे कम कॉस्ट में, यानी उससे ज़्यादा कॉस्ट होने वाली नहीं, या तो आप बोल सकते हो कि लोअर कॉस्ट में आप प्रोडक्शन कर पाओगे। हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर अमाउंट, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन और क्वालिटी भी क्या होगी, बेस्ट क्वालिटी, बेटर क्वालिटी में आप प्रोडक्शन कर सकते हो। मार्केट प्राइस डज नॉट फॉल देन प्रॉफिट इंक्रीज, तो उससे क्या होना चाहिए कि मार्केट प्राइस जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए नहीं। अगर मार्केट प्राइस समझो कि 10 रुपीज़ है और डिक्रीज होकर हो गई 8 रुपीज़, तो आपको यहाँ पे 2 रुपीज़ है जो लॉस हो सकता है आपको, या तो आपका प्रॉफिट वहाँ पे डिक्रीज हो सकता है। एंड सेलर आर विलिंग टू सेल मोर, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उससे हमारी कॉस्ट डिक्रीज हो सकती है, बेटर क्वालिटी भी मिल सकती है एंड ज़्यादा अमाउंट में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हमें
कंडीशन याद रखनी है कि प्राइस डज नॉट फॉल, प्राइस डिक्रीज होनी चाहिए नहीं, क्योंकि प्राइस डिक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज हो सकता है। अगर समझो कि प्राइस डिक्रीज नहीं हो रही है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज। एंड सेलर आर विलिंग टू सेल मोर, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो सेलर है उनकी इच्छा, विलिंगनेस क्या होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। एंड सो द सप्लाई एक्सपांड एंड कंट्रीज दैट यूज मोर एडवांस टेक्नोलॉजी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एट अ लोअर कॉस्ट। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपल है कि अगर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम एंड एफर्ट्स दोनों सेव हो सकते हैं। और उससे जो एक आपको बेनिफिट मिल सकता है कि अगर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो आपको एक बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने को मिल सकता है। एंड द थर्ड वन दैट इज़ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। तो फ्रेंड मैंने आपको डिमांड का जो हमारा चैप्टर था उस टाइम भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में आपको मैंने समझाया था। तो यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ कि आपके लिए होमवर्क में रख रहा हूँ कि आपको डिमांड के अंदर जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग का जो पॉइंट था वो पहले रीडिंग करना है, और उनके बाद जो आपको सप्लाई के अंदर है 3 लाइन का एक पैराग्राफ है आपको रीड करके समझना है कि कितने लोग समझ पाते हैं। क्योंकि जैसा ही डिमांड के अंदर हमने डिस्कशन किया था अबाउट द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, वही तरह यहाँ पे सप्लाई के अंदर है, दोनों सेम ही है। लेकिन जो रिलेशनशिप थोड़ा इनवर्स है दोनों में, हमें पता ही है, क्योंकि द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस इज द पॉजिटिव रिलेशन एंड द डिमांड देर आर नेगेटिव रिलेशनशिप। तो आपको थोड़ा याद रख के सिर्फ एक पॉइंट कंप्लीट करना है। हम देखते हैं कि कितने बच्चों इसमें जिनका माइंड बोल सकते हैं कि कितने लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा है, हम देख लेंगे बाद में। तो आपके लिए एक होमवर्क में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, और आपको एक लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्रेंड कि मैंने आपको एक्टिवा का एग्जांपल लिया था डिमांड के चैप्टर के अंदर, तो उसी तरह यहाँ पे आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस को समझना है अपने आप। द नेक्स्ट वन दैट इज द अदर फैक्टर, सप्लाई इंक्रीज व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। यानी कि फ्रेंड जो भी प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज हो रही है वो कब होगी कि अगर जो फर्म है वो प्रोडक्शन की जो प्रोडक्ट कर रही है उनकी फर्म में के नंबर में अगर समझो कि कुछ बढ़ावा आ रहा है, यानी कि 5 कंपनी है मार्कर बनाने वाली, अब हो रही है 20 कंपनी, तो अब सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज। क्योंकि बाकी की जो 15 कंपनी नहीं आई है, 5 थी 20 हो गई, और जो 15 नई कंपनी आई वो भी अपना सप्लाई क्या करने वाली है, बढ़ाने वाली है। तो उससे क्या होगा कि सप्लाई इंक्रीज हो सकता है। व्हेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एग्जिस्ट, यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी अच्छा है, कोई भी कंट्री के अंदर अगर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी हो तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है चाइना का, कि चाइना के अंदर जो है और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम प्राइस के अंदर कम कॉस्ट में भी हो रहा है। नेचुरल कंडीशंस रिमेन्स कंड्यूसिव, यानी कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ की हम बात करें वो भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसी अनकंड्यूसिव कोई बात नहीं है कि जो नेचुरल कंडीशन है वो भी कंड्यूसिव है, यानी कि अच्छी कंडीशन है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा बढ़ सकता है और उससे हमारी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। व्हेन एफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म एंड लीगल सिस्टम एग्जिस्ट, यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि एफिशिएंट लॉ है हमारे कंट्री के अंदर, या तो जो ऑर्डर आते हैं ऊपर से गवर्नमेंट के, या तो जो लीगल सिस्टम एग्जिस्ट है, तो उससे भी हमारी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूँ कि गुजरात एंड यूपी, तो फ्रेंड ज़्यादातर एफिशिएंट लॉ गुजरात एंड यूपी दोनों में से कौन सी स्टेट में हो गए, तो हम पता है कि गुजरात में एफिशिएंट लॉ हो गए। तो गुजरात के अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो भी गुजरात आज हमें पता है कि इंडस्ट्रियल स्टेट है, क्यों, क्योंकि गुजरात के अंदर जो लॉ है या तो जो ऑर्डर मैकेनिज्म है एंड लीगल सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और यूपी की हम बात करें तो यहाँ पे एफिशिएंट ऐसे लॉ भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग भी लीगल सिस्टम नहीं है। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादातर इंडस्ट्री गुजरात के अंदर आएगी, तो उससे गुजरात का सप्लाई, गुजरात के मार्केट के अंदर सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है। when industrial relation are maintained well between owners and workers of production, यानी कि फ्रेंड कोई भी इंडस्ट्री के अंदर अगर ओनर एंड वर्कर के बीच में अगर जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो तो भी ज़्यादा प्रोडक्शन होकर ज़्यादा सप्लाई मार्केट के अंदर आ सकता है। एंड द लास्ट वन दैट इज़ द मार्केटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि अगर आप मार्केट के अंदर मार्केटिंग एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हो तो आप सप्लाई भी आपका क्या करोगे, इंक्रीज कर सकते हो। एंड द सप्लाई डिक्रीज व्हेन द अबोव फैक्टर एक्ट अगेंस्ट सप्लाई,
यानी कि समझो कि जो ये फेवर में, सप्लाई के फेवर में सब कुछ हो रहा था, अगर वो अगेंस्ट में चला जाए, अगेंस्ट सप्लाई, तो क्या हो सकता है, सप्लाई डिक्रीज हो सकता है। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर के अंदर हमने जो अभी कंप्लीट किया, दैट इज़ द फैक्टर अदर देन प्राइस। और मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। प्लीज़ 2 मिनट्स के अंदर आप जो 3 फैक्टर है अदर देन प्राइस के, वो और साथ साथ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, उनके बारे में भी रीडिंग एक बार अपनी बुक्स में से कर लो। तो आपको मैं 2 मिनट यहाँ पे दे रहा हूँ। प्लीज़ कैरी ऑन। Okay friend, welcome back. The next question, that is the individual supply and market supply. तो फ्रेंड याद करो आप चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द डिमांड, और वहाँ पे भी इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड का एक कंसेप्ट था। और सेम कंसेप्ट यहाँ पे सप्लाई के अंदर दिया, लेकिन सप्लाई के अंदर थोड़ा उल्टा था। हमने देखा कि डिमांड में क्या था कि पब्लिक डिमांड कर रही थी, वो लोग परचेस कर रहे थे कोई भी गुड्स, तो वहाँ पे हम डिमांड यूज़ कर रहे थे। और सप्लाई के अंदर क्या था कि जो ट्रेडर होते हैं, और ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी गुड्स सप्लाई करने के लिए मार्केट में लेकर आते हैं, अगर उनकी विलिंगनेस एंड एबिलिटी है तो हमने सप्लाई का मीनिंग देख लिया था। लेकिन इंडिविजुअल सप्लाई हम किसको बोलेंगे एंड मार्केट सप्लाई, अब यहाँ पे हम एक बार देख ले। और आपको जो इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड है वो आपको याद रखना ही है, क्योंकि उनके बेस पे ही हम यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई को देखने वाले हैं। सप्लाई इन इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो क्लासीफाइज इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई. Individual supply is the supply of good by individual firm and seller at a given price at a particular point of time. यानी कि फ्रेंड, जो इंडिविजुअल सप्लाई की हम बात करें तो सप्लाई कौन कर रहा है, कोई इंडिविजुअल फर्म या तो कोई सेलर कर रहा है. द सम ऑफ टोटल ऑफ सच इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सेलर, यानी कि जो भी इंडिविजुअल सप्लायर है उनका हम एग्जिस्टिंग जितने भी सेलर है उनका अगर हम समेशन कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, that is the market supply. In the market is called market supply at the given price at a particular point of time. तो फ्रेंड यहाँ पे दोनों डेफिनेशन हमने देख ली, अंडरलाइन करो आप यहाँ पे पहले. इंडिविजुअल सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ अ गुड बाय एन इंडिविजुअल फर्म सेलर एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, and the sum total of such a individual supplies of all existing seller in the market is called market supply at a given price and at a particular point of time. तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो इंडिविजुअल फर्म एंड सेलर है उन लोगों की जो सप्लाई, दैट इज़ द इंडिविजुअल सप्लाई. लेकिन उन सबका अगर हम टोटल कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, दैट इज़ द मार्केट सप्लाई. तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल के अंदर देख रहे हो, प्राइस लिखी हुई है पर केजी 10, 20, 30, 40, 50, and then the next column, that is the supply of different firm, that is the firm A, firm B, and the firm A, that is the 80 kg, 60 kg, 180, 100. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट सप्लाई. तो फ्रेंड यहाँ पे जब प्राइस 10 रुपीज़ थी और हमें पता है कि द फैक्टर अफेक्टिंग टू सप्लाई, वहाँ पे हमने देखा था कि अगर
प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वो इंक्रीज हो रही है, तो सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन डिमांड के साथ उनका रिलेशनशिप जो था वो नेगेटिव रिलेशनशिप था, इसीलिए वहाँ पे प्राइस अगर इंक्रीज होते भी डिमांड डिक्रीज हो रही थी। लेकिन जो सप्लाई एंड प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस जब 10 रुपीज़ है, तब फर्म ए की जो इंडिविजुअल सप्लाई 80 kg एंड फर्म बी की जो इंडिविजुअल है वो 60। अब आगे आप देख सकते हो कि प्राइस इंक्रीज होकर होगी 20 रुपीज़, तो दोनों के अंदर, दोनों फर्म के अंदर ए एंड बी दोनों की सप्लाई देखो 180 एंड 100, यानी कि दोनों की जो सप्लाई वो इंक्रीज हो रही है। और जब 30 रुपीज़ प्राइस हो रही है, तब आप देख रहे हो यहाँ पे 180 से 240 एंड 100 से 180। एंड जब 40 रुपीज़ प्राइस है पर केजी, तब 300 हुआ 260। एंड जब लास्ट में प्राइस हो गई 50 रुपीज़, तब भी 400 यहाँ पे सप्लाई है फॉर्म ए की एंड 300 सप्लाई फॉर्म बी की। और हमने मार्केट के बारे में बात की थी कि मार्केट सप्लाई के बारे में क्या करना है, तो आपको जितने भी इंडिविजुअल जो भी है सप्लाई उनको हमें टोटल करना है, यानी 80 + 60 100, 180 + 100 इज इक्वल टू 280। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो है वो टोटल ही हो रहा है। जो इंडिविजुअल फर्म की जो यहाँ पे सप्लाई उनका हम टोटल करेंगे तो हमें मार्केट सप्लाई मिलेगा। तो आप अपने बुक्स के अंदर भी टेबल देख रहे हो। और हमने हमारा जो लास्ट चैप्टर दैट इज़ द डिमांड, तो वहाँ पे भी हमने देख लिया व्हाट इज़ द इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। द अबोव शेड्यूल शोज दैट व्हेन द प्राइस इज अ हायर, यानी कि प्राइस जब ज़्यादा है त्यार प्राइस जब हाई है, या तो हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज हो रही है, तो उसी टाइम सप्लाई इज ऑल्सो मोर, यानी कि प्राइस इंक्रीज सप्लाई इज ऑल्सो मोर। एंड व्हेन प्राइस इज लोअर सप्लाई इज लेसर, यानी कि प्राइस जब डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। एंड दिस इज एक्सप्लेन बाय लॉ विच इज़ नोन एज अ लॉ ऑफ सप्लाई। तो जिस तरह हमने इन द प्रीवियस लेक्चर, सॉरी इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इज़ द डिमांड, तो वहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने देखा था, वही हम यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर भी समझने की ट्राई करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे जो बात हम कर रहे थे इट इज़ द इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई के बारे में। और मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों का मीनिंग समझ में आ ही रहा है, क्योंकि हमने डिमांड के अंदर भी कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है शेड्यूल का एंड डायग्राम्स का, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हो। और आप अपने बुक्स के अंदर पेज नंबर 37 पे देख रहे हो, टेबल के नीचे एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल डायग्राम। द अबव शेड्यूल शोज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी, यानी कि फर्म ए और फर्म बी की जो सप्लाई दैट इज द इंडिविजुअल, वेल द सम ऑफ टोटल सप्लाई ऑफ फर्म ए एंड बी इज नोन एज अ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो आप वहाँ पे प्लीज़ पेज नंबर 37 आप जो टेबल में देख रहे हो, फोर्थ कॉलम जो है दैट इज द मार्केट सप्लाई, उनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव शेड्यूल, यानी कि इंडिविजुअल और मार्केट का जो सप्लाई कर्व है, और हम जो ऊपर का जो शेड्यूल यहाँ पे दिया है पूरा टेबल, उनके ऊपर से हम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस कर्व हैव अ पॉजिटिव स्लोप। फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब सप्लाई की बात होगी तो पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, और जब डिमांड तब हमें नेगेटिव स्लोप मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव था, एंड प्राइस एंड सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। एंड इसीलिए हमें जो सप्लाई के अंदर हम बात करें तो सप्लाई के अंदर हमें पॉजिटिव स्लोप यहाँ पे मिल सकता है। एंड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। द स्लोप ऑफ ईच कर्व इन द फिगर्स below it are different through positive as there are difference in the correspondence between price and supply in each case। यानी कि आप जो भी नीचे यहाँ पे आपको बुक्स के अंदर अलग अलग डायग्राम ड्रॉ किए हुए और अलग अलग आपको वहाँ पे फिगर मिल रही है। तो सबसे पहले जो सप्लाई कर्व की हम बात करें, फर्म ए का इंडिविजुअल एंड देन फर्म बी इट इज़ ऑल्सो इंडिविजुअल, एंड द लास्ट वन दैट इज़ द मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व के अंदर ए और बी दोनों की जो सप्लाई थी उनका कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए। तो फ्रेंड वाई एक्सिस शो दैट द प्राइस एंड द एक्स एक्सिस शो इन द सप्लाई इन यूनिट्स। तो हमें पता है कि प्राइस जो वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे सप्लाई है। अब आप अपने बुक्स के अंदर पेज नंबर 37 पे देख सकते हो, और जो डायग्राम है वो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो।
तो वहाँ पे 37 पे आप देखो कि जब प्राइस 10 रुपीज़ है एंड तभी फर्म जो ए है उनकी जो सप्लाई है वो 80 है, यानी कि 100 से देखो आगे यहाँ पे ड्रॉ की हुई है लाइन। एंड जब प्राइस 20 है तब 180, जब 30 है तब 240, 40 है तब 300, एंड जब प्राइस पर केजी 50 है तब है 400 की यहाँ पे सप्लाई है। तो आप यहाँ पे जो भी एक लाइन ड्रॉ कर रही है और बीच में से एक सप्लाई कर्व हमने निकाल दिया, यानी कि दिस वन सप्लाई कर्व एस एस। और उसी तरह यहाँ पे आगे जो सेकंड एक एग्जांपल का एक ग्राफ दिया हुआ है दैट इज़ द सप्लाई कर्व बी। तो यहाँ पे शायद कोई मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जैसा सप्लाई ए के अंदर था सप्लाई ए इंडिविजुअल है एंड उसी तरह यहाँ पे इंडिविजुअल बी के लिए है। लेकिन जो मार्केट की सप्लाई की हम बात करें तो फ्रेंड मार्केट के अंदर हमें क्या यहाँ पे कंसिडर करना है दैट इज़ द प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। और बाकी जो बीच में यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम्स थे ए और बी के लिए, वो को हमें यहाँ पे क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, स्किप करेंगे। तो डायरेक्टली फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम दैट इज़ द जब 10 रुपीज़ प्राइस है तब जो मार्केट की सप्लाई दैट इज़ द 140। आप अपने बुक्स के अंदर पेज नंबर 37 पे देख सकते हो मार्केट सप्लाई का जो शेड्यूल है। जब 20 रुपीज़ प्राइस है तब 280, 300 है तब 420 एंड लास्ट में जब 50 रुपीज़ है तब 700 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और जितने भी यहाँ पे कॉर्नर हुए और वहाँ पे जो हमने पॉइंट दिए ए डी सी बी एंड ए, और बीच में एक हमने कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया दैट इज़ द सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। तो फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ कॉमन निकली कि जब हमने चैप्टर नंबर 3 डिमांड की बात करें तो वहाँ पे जो हमें डिमांड कर्व मिल रहा था ऐसे मिल रहा था, और सप्लाई कर्व के अंदर चाहे इंडिविजुअल सप्लाई हो या तो मार्केट, सबके अंदर जो कर्व मिल रहा है सप्लाई कर्व इस तरह मिल रहा है दैट इज़ द अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप। एंड इन द डिमांड दैट इज़ द डिमांड कर्व इज अ नेगेटिव स्लोप, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द डिमांड कर्व स्लोप इज अ डाउनवर्ड एंड द नेगेटिव स्लोप, एंड इन द सप्लाई कर्व दैट इज़ द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट इज द पॉजिटिव स्लोप। आप देख सकते हो कि ऊपर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव स्लोप, और लेफ्ट टू राइट जो अगर नीचे जा रहा है दैट इज़ द नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि डिमांड के अंदर जो कर्व होगा उनका जो स्लोप है वो नेगेटिव रहेगा डिमांड के अंदर, एंड सप्लाई के अंदर जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो तीनों हमारे अलग अलग कर्व थे दैट इज़ द फर्स्ट ए एंड बी इंडिविजुअल एंड द लास्ट वन दैट इज़ द मार्केट सप्लाई कर्व, उनके बारे में हमने डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पेज नंबर 39 पे देख सकते हो सप्लाई फंक्शन। और सप्लाई फंक्शन के लिए हम याद करेंगे डिमांड फंक्शन को। डिमांड फंक्शन, तो फ्रेंड्स सप्लाई फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जो डिटर्मिनेंट्स की हम बात कर रहे थे दैट इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, जो हमने सप्लाई किए तो आज ही हमने कंप्लीट किए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले डिमांड फंक्शन के बारे में आपको रीडिंग करना है चैप्टर नंबर 3 में जाकर, और वहाँ पे जो भी आपने समझा सेम टू सेम यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। यानी कि दोनों का जो फंक्शन है उनके बारे में हम बोल रहे हैं कि क्या क्या रिलेशनशिप था बिटवीन द फैक्टर अफेक्टिंग टू डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग टू सप्लाई। तो पूरे का पूरा सेम टू सेम कंसेप्ट है, लाइक द फंक्शन ऑफ डिमांड या तो डिमांड फंक्शन। तो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन आ रहा है दैट इज़ द सप्लाई फंक्शन। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई। तो फ्रेंड यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई की हम बात करें तो सिंपल भी है, लेकिन सब कुछ मैं आपको घर से नहीं दे सकता होमवर्क के लिए। तो जो इस लॉ ऑफ सप्लाई का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि जैसे हमने डिमांड में लिखा था कि मेनली द प्राइस फैक्टर इज़ वेरिएबल, लेकिन जो बाकी के फैक्टर थे वो रिमेन्स कांस्टेंट। उसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई में भी वैसा ही कुछ है कि जो प्राइस है वो वेरिएबल है, लेकिन बाकी के जो फैक्टर है वो कैसे रहेंगे कांस्टेंट। तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ वहाँ पे जो शेड्यूल या तो डायग्राम बोल सकते हैं अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्लाई उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है फ्रेंड हम यहाँ पे रखते हैं,
और नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे एक बार लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन जब भी हम लॉ ऑफ सप्लाई स्टार्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले लॉ ऑफ डिमांड एक बार रीड करके आना है। तो आज का लेक्चर फ्रेंड हम यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।